This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. तेईस मई 2008 को सुबह का समय था। एक तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ मंदिर से भजन कीर्तन की। एक इलाके में जब एक आदमी एक गली से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक मकान का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। यह देखकर वो काफी घबरा गया। मकान एक बड़े रसूखदार आदमी का था। अंदर झांक कर देखने पर उसने पाया कि वहां पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। यह देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया और घर के मालिक को आवाज देने लगा। घर के अंदर हलचल शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी लाशों को उठाकर एक गाड़ी में डालकर एक मंजिल की तरफ जाने लगे, लेकिन गाड़ी में उतना तेल नहीं था जितनी जरूरत थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई और आसपास के लोगों को पता चला कि गाड़ी में 3 लाशें हैं। ये खबर फैल गई, हंगामा मच गया। बात पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में फैल गई। मुख्यमंत्री तक को इस बात का पता चल गया। जिसके साथ यह घटना हुई, जिसने ये कत्ल किया था, वो अरबपति से करोड़पति बन गया। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं दिया है। लोग आज भी इस घटना के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। यह घटना इतनी भयानक थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई सोचने लगा कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बागपत की है। बात 24 मई 2008 की सुबह की है, जब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। हिडन नदी के किनारे बलेनी गांव के पास एक लावारिस कार खड़ी थी। एक किसान जब उस कार के पास से गुजरा तो उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक व्यक्ति खून से लथपथ लेटा हुआ था। मतलब साफ था कि वो मर चुका था। उस किसान ने मदद के लिए आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बलेनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पता चला कि मरने वालों में एक लड़का सुहेल था, जो असीरगढ़ बागपत का रहने वाला था। दूसरा सुनील ढाका था, जो रेलवे ठेकेदार था और मेरठ का रहने वाला था। तीसरा व्यक्ति एक M.Com सेकेंड ईयर का छात्र था, जो परीक्षितगढ़ का रहने वाला था। लोग जानना चाहते थे कि ये तीनों छात्र यहाँ पर कैसे पहुंचे और यह कार कैसे यहाँ आई। हर किसी के मन में इस सवाल का जवाब पाने की उत्सुकता थी। धीरे धीरे यह बात बागपत से मेरठ पहुंच गई। मेरठ कॉलेज के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए, यह जानने के लिए कि उनके दोस्तों की हत्या किसने की। जब यह मामला पुलिस के कानों तक पहुंचा तो 3-4 दिनों तक लगातार हंगामा और प्रदर्शन होने लगे, जिससे सड़कें जाम हो गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। आखिरकार 9 दिनों के बाद पुलिस ने इस पर ध्यान दिया और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इस हत्याकांड की जांच में शिबा सिरोही नाम की एक लड़की का नाम आया। शिबा बुलंदशहर की रहने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ मेरठ के गंगानगर इलाके के राधा गार्डन में रह रही थी। उसकी मां दुबई में प्रिंसिपल थी और उसके पिता जो कर्नल थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। शिबा अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, एक लड़का उसे गौर से देख रहा था। यह लड़का कोई आम नहीं बल्कि हाजी इस्लाम नाम का एक मशहूर कारोबारी था, जो मीट के कारोबार से अरबपति बना था। उसके पास हर वो सुविधा थी जो उस समय किसी के पास नहीं थी। हाजी इस्लाम ने शिवा को देखते ही उस पर दिल हार बैठा। उसके एक साथी ने शिवा तक हाजी का यह संदेश पहुंचाया। शुरुआत में शिवा हिचकिचाई, लेकिन फिर वो दोस्त बने और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हाजी इस्लाम अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में गंगानगर के राधा गार्डन पहुंचता था। जब यह बात आसपास के लोगों को पता चली तो लोगों को एतराज होने लगा और वो सोचने लगे कि ये आदमी यहाँ क्यों आता है। धीरे धीरे एक और लड़का था जिसका नाम था मोनू। वो भी इस महिला से दिल लगा बैठा, भले ही वो शादीशुदा था। यह महिला शिवा परवीन का अपने पति से विवाद चल रहा था, इसलिए वह दूसरे लड़कों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मोहल्ले के लोग हाजी इस्लाम का आना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन मोनू के आने पर किसी को कोई एतराज नहीं था। मोनू ने अपने दोस्तों सुधीर, सुनील और पुनीत से कहा कि हाजी इस्लाम का बार बार यहाँ आना गलत है।
तीनों दोस्तों ने मिलकर हाजी इस्लाम की पिटाई की, उसे चेतावनी दी कि फिर से वो राधा गार्डन और गंगानगर के आसपास दिखाई ना दे, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। यह मामला दो समुदायों हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ था। पुलिस और कोर्ट भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हाजी इस्लाम ने उन लड़कों से समझौता करने की कोशिश की और समाज के कुछ लोगों ने मिलकर विवाद को शांत किया। अब सुधीर, सुनील, पुनीत और हाजी इस्लाम आपस में मिलते जुलते थे और बातचीत करते थे। शिवा से मिलने पर अब किसी को कोई इतराज नहीं था। ये सभी लोग शिवा परवीन से अक्सर मिलते रहते थे। जिंदगी पटरी पर आ गई थी। लेकिन 23 मई 2008 की रात विक्टोरिया पार्क में तीनों दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, खा पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी उन्होंने फैसला किया कि चलो हाजी इस्लाम के पास चलते हैं। इस्लाम भी उस दिन का इंतजार कर रहा था। असल में उसने कभी भी इन लोगों को माफ नहीं किया था। मन ही मन वो इनके प्रति नफरत लेकर बैठा था। और जब उनका फोन सामने से आया तो उसने अपने लोगों को भेजकर धोखे से उन्हें पार्टी के नाम पर अपने घर पर बुला लिया। घर में बातचीत हो रही थी, खाने पीने की चीजें चल रही थी और सब मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक एक गोली की आवाज आई। गोली सुधीर उज्जवल को लगी थी और वो गिरकर खून से लथपथ हो गया। वो तड़प रहा था, अस्पताल ले जाने की अपील कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों मारा जा रहा है। दोस्ती के नाम पर धोखा बहुत भयानक होता है। सुधीर उज्जवल की जान खतरे में थी और सुनील ढाका और पुनीत गिरी भी खतरे में थे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्लाम ने अपने गुर्गों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। सुधीर उज्जवल दम तोड़ चुका था। सुनील ढाका और पुनीत गिरी गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस्लाम ने आदेश दिया कि उन्हें भी मार दिया जाए। धारदार हथियार से सुनील ढाका और पुनीत गिरी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद हाजी इस्लाम की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। उसे लगता था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह सबको अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। हाजी इस्लाम के मन में अपनी अमीरी का क्रूर और इन लोगों के प्रति नफरत इतनी ज्यादा थी कि इन्हें मारने के बाद भी उसके दिमाग को शांति नहीं मिली। उसने फिर से इन्हें मारने के बाद इनकी बॉडीज को फिर से मारा। उनकी आंखें निकाल ली गई। जी हाँ, तीनों बॉडीज में से उनकी आंखें निकाल ली गई। और तभी उसके बाद उसे लगा कि अब उसका गुस्सा शांत हो गया है। अगले दिन निकल आया और लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि एक व्यक्ति ने देखा कि इस घर से खून बह रहा था। वहां पर 3 लाशें पड़ी थी। वो जोर से चीखता है, यह सब तुमने क्या किया? इस्लाम ने आकर कहा कि इन्हें ठिकाने लगाओ और तीनों लाशों को कार में ढककर कहीं फेंकने के लिए ले जाया जाता है। उनका मकसद था लाशों को नदी में फेंक देना, लेकिन कार का खेल खत्म हो गया था। उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं बचा था। वे बागपत जिले की हिडन नदी के पास रुक गए। उन्होंने सोचा कि दिन निकल आया है, इसलिए ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वे दूसरी कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाते। शहर में हंगामा शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बाजार बंद होने लगते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कॉलेज के छात्र भी प्रदर्शन करने लगते हैं। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच ईमानदार अधिकारी सतर कोतवाली के थाना इंचार्ज D.K. बलियान को सौंपी गई। बलियान ने अपनी ईमानदारी से जांच की। हालांकि उन पर कई तरह के दबाव डाले गए, लेकिन उन्होंने रिश्वत की पेशकश ठुकरा दी। मामला मुख्यमंत्री मायावती और उत्तर प्रदेश के DGP विक्रम सिंह तक पहुंचा। क्योंकि हाजी इस्लाम के परिवार के लोग बसपा पार्टी से जुड़े थे, पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया गया और अंततः D.K. बलियान का ट्रांसफर करवा दिया गया, जिसमें वो कामयाब हो गए। मेरठ से D.K. बलियान का ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। तब मेरठ के लोगों को पता चला कि एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, तो शहर में हंगामा हो गया। लोग लगातार 2-3 दिन तक सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे। इससे मामला मुख्यमंत्री और DGP तक फिर से पहुंचा और 4 दिन के अंदर बलियान को कानपुर से वापस मेरठ बुलाया गया। उन्हें मामले की जांच पूरी ईमानदारी से करने का मौका दिया गया। जांच में 14 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें मुख्य आरोपी हाजी इस्लाम, अफजल, मुन्नू ड्राइवर, देवेंद्र आहूजा, राज इसरार, कल्ला, अब्दुल रहमान, रिजवान,
बदरुद्दीन, वसीम, इजहार, शमी मस्जिद और रोहित चौधरी शामिल थे। पुलिस ने एक एक करके सभी को गिरफ्तार करना शुरू किया। ये एक लंबी प्रोसेस थी। मुख्य आरोपी के साथ साथ इन सभी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई और लंबे समय तक चली। कुछ को जमानत मिल गई, जैसे बदरुद्दीन, वसीम और माजिद, लेकिन बाकी लोग आज तक जेल में हैं। इस मामले के चलते हाजी इस्लाम का मीट का कारोबार भी काफी प्रभावित हुआ और जहां वो पहले अरबपति था, धीरे धीरे अब वो करोड़पति रह गया। धीरे धीरे उसका साम्राज्य गिरता चला गया और आज भी इनमें से कई लोग सलाखों के पीछे हैं। पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी हजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद हजलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इन तीनों को पकड़ लिया। पहले पाइपों से बुरी तरह इनकी पिटाई की गई, उसके बाद तीनों को गोलियां मारी गई और गोलियां मारने के बाद भी फिर सबके सामने इनके गले काटे गए। उसके बाद इनकी आंखें भी निकाल ली गई। शवों को पानी से धोकर कार की डिग्गी में रखकर गाड़ी सहित नदी के किनारे ले जाकर शवों को फेंक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में इन आरोपियों के साथ साथ शीबा परवीन को भी एक मुख्य अभियुक्त बनाया गया। उस पर इन लोगों को उकसाने का आरोप है और सही माने तो वही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से ये तीन कत्ल हुए। शीबा अपने पति से नाराज थी। अपने पति से उसका तलाक का केस चल रहा था, लेकिन उसकी तरफ से इन सभी को बारी बारी से फ्रेंडशिप के लिए या आप कहें कि संबंध बनाने के लिए न्योता दिया गया। उसने इनमें से किसी को भी मना नहीं किया और हाजी को कहीं ना कहीं इस बात का मलाल था कि क्योंकि शीबा से वो पहले मिला था और इतना पैसा, इतनी धन दौलत लुटाने के बाद भी शीबा दूसरे मर्दों से मिलती रहती थी। लेकिन जब भी हाजी से उसकी इस बारे में बातचीत होती थी तो वह अक्सर इन्हीं लोगों का कसूर निकाल देती थी कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं। अपने इसी तरह की बहानीबाजी के साथ साथ शीबा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती गई। इन सभी लोगों से दोस्ती करके इन सभी लोगों के साथ अलग तरह के संबंध बनाती रही। सुबह शाम यही सब चलता रहा और अंत में एक दिन ऐसा आया कि इनके बीच की नफरत बढ़ती गई और हाजी ने एक दिन इन सभी को घर में बुलाकर बारी बारी से कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी का जो फैसला आना था वो अभी 31 जुलाई को आना था, लेकिन अभी तक जब तक हम ये कहानी पेश कर रहे हैं उस फैसले के बारे में कोई रिपोर्ट या कोई खबर नहीं आई है। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट या खबर आती है हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करने की। क्राइमपेडिया चैनल पर बने रहिएगा। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। और आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा।